अब चलो आज वाली क्लास में भी सेम काम को ही कंटिन्यू करते हैं। अब देखो लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक पॉइंट समझा कि एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या, मैट्रिसेस क्या चीज़ है। तो अब लास्ट क्लास में हमने क्या करा, बिल्कुल दो मैट्रिसेस की एडिशन, दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन और दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे हमने बातें करी। तो अब आज वाली क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल पहले मोमेंटम बनाते हैं, पहले एक दो क्वेश्चंस अपने आप करो, उसके बाद फिर लास्ट क्लास में जहाँ पे थ्योरी वाला पॉइंट हमने छोड़ा है वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन, अब सिंपल से क्वेश्चन है इस टॉपिक में, कोई ट्रिक नहीं है, ये बोर्ड के लिए तो बिल्कुल स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे जैसे बताया जाए एग्जैक्टली बस वैसे करना, इस टॉपिक में हमें कोई ट्रबल नहीं आएगी, पर जैसे जैसे बताया जाए एग्जैक्टली वो सब कुछ करना। चलो अब बिल्कुल ये सिंपल से दो क्वेश्चंस पहले अपने आप सॉल्व करो, फिर उनको साथ साथ डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमें देखो गिवन था कि x और y कोई दो 2x2 मैट्रिसेस हैं। 2x प्लस 3y हमें गिवन था कि ये मैट्रिक्स, 3x प्लस 2y गिवन था कि ये मैट्रिक्स। क्या कहा गया कि x और y मैट्रिक्स बता दो। तो हमें दिखता था कि सिंपल ये दो हमें लीनियर इक्वेशंस एक तरीके से गिवन है, इनको हमें सॉल्व करने का तरीका समझ में आता था। इसको हमने सिंपली मान लो, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम करते थे। तो सिंपली इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो करा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमने वो भी करा। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो 9y माइनस 4y ये बन गया 5y, जो कि बराबर आ गया सिंपली, अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, यहाँ की ये वाली लोकेशन मतलब a11 सब्ट्रैक्ट होगी, ये डायरेक्टली माइनस करेंगे इसको इस b11 के साथ। तो 6 माइनस माइनस 4 10, directly 9 minus minus 4 which is 9 minus 4 which is 5, 12 minus 2 10 and 0 minus minus 10 10। अब जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 क्या है, स्केलर, तो वो 5 एक्चुअली अब हमें क्लैरिटी है कि अंदर जाके हर एक नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो वो हमने कर दिया, वहाँ से y निकल आया, और हमें क्लैरिटी है कि अगर y निकल आया तो उसको किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, वहाँ से x आ गया, x सिंपली आ गया -2 0 -1 और 3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ये उस बेसिक सी बात को रिकॉल करने के लिए था। स्कूल में भी ये क्वेश्चन बस 1-2 मार्क्स का ही है, बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के लिए है पर इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, हमसे कहा गया कि शो करो कि AB निकालो या BA निकालो, दोनों नल मैट्रिक्स आएंगे ऑफ ऑर्डर 3/3। तो हमें क्या करना था, सिंपली हमने AB करा। AB कैसे करते थे, ये रो ने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हमने करा, वो आ गया 0 ABC माइनस ABC को बिल्कुल टर्म बनाते चलो। ये आ गया -AC² प्लस 0 प्लस A² माइनस A²C, और यहाँ प्लस A²C, देखो वो भी 0 आ गया। ये आ गया BA² माइनस B इंटू A² माइनस B इंटू A², फिर 0, देखो ये भी 0। तो तीनों हमने नोटिस करा कि तीनों के तीनों 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, वो ये टर्म्स बनी, ये भी सारी 0, नेक्स्ट भी सारी 0। तो हमने AB को सॉल्व करके अपने आप नोटिस करा कि वो सारा 0 आ रहा है। अब क्या था, BA, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। जब BA सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये रो मल्टीप्लाई करेगी अब की बार इस कॉलम के साथ। तो नोटिस करो टर्म्स क्या बनती, A² इंटू 0 0 माइनस ABC, और ये प्लस ABC, वो आ गया 0। अब ये रो मल्टीप्लाई करनी है इस कॉलम के साथ, वो क्या आना था, 0 माइनस B²C प्लस B²C, वो भी 0। ऐसे ही लास्ट वाला 0 माइनस BC², और ये प्लस BC², ये भी 0। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम भी 0, ऐसे नेक्स्ट भी 0। तो अभी कुछ नहीं कर रहे, केवल इस बात की प्रैक्टिस हम लोग राइट पकड़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग बिल्कुल फ्लुएंसी में सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, पर उसको भी प्रैक्टिस के लिए अपने आप कंप्लीट करो पहले। अब ये करो सॉल्व। इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी, बस प्रैक्टिस है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें कहा गया कंप्यूट A² माइनस B²। तो क्या करना पड़ेगा, A² पहले निकालना पड़ेगा। A² क्या है, A इंटू A लिखा इंटू A करा, तो हमने A² करा। कैसे करते हैं, ये रो और ये कॉलम, तो वो क्या बनता, -1 इंटू -1 1 प्लस 3 4 माइनस 5 विच इज -1। ऐसे नेक्स्ट करा, वो आ गया -3 -9 -12 प्लस 15 विच इज 3। ऐसे ही -5 प्लस 15 विच इज 10 10 प्लस 25 दैट इज 35। बिल्कुल देखो ये कॉलम रेडी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा नेक्स्ट के साथ, वो आ गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करा नेक्स्ट के साथ, अगला आ गया। ऐसे ही हमने फाइंड करना था B²। हमने A² माइनस B² निकाला, A² निकाला, B² निकाला। अब सिंपली A² माइनस B², इन दोनों ने सब्ट्रैक्ट होना है,
तो -1 विच इज -2, -9 -0 -9 -1 -0 -1, ऐसे ही बाकी। तो हमारा आंसर ये बनना चाहिए था। बस अभी केवल थोड़े सवाल करके इस बेसिक सी बात की बस प्रैक्टिस कर लो, कोई ट्रिक नहीं है, पर इस बात पे राइट रिदम बनाते हैं। फिर अभी नया पॉइंट करेंगे, वो सिंपल है। अब ये करो सॉल्व, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हमें कहा गया कि शो दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो बहुत सिंपल था, सिंपली 2/2 मैट्रिक्स था, तो इसका ए स्क्वायर निकालना तो बहुत ही ईजी था। ए स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ए इंटू ए, सिंपली 2 3 1 2, ये भी 2 3 1 2, तो 2 2 ज़ा 4 + 3 7, ऐसे ही 2 + 2 4, और ये 6 + 6 12, और दिस इज 3 + 4 7। तो ये इतना सिंपल था बना सकना। देखो हम लोग का एक बार अभी क्या कर रहे हैं कि जिस स्पीड पे नोटिस करो कि मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, यही स्पीड बननी चाहिए कि बिल्कुल सबकॉन्शियसली हम इसको राइट कैलकुलेट करने हो। और बहुत छोटी बात है। अब ए क्यूब कैसे बनाते, ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए, एक ही बात थी वो। तो सिंपली अब हमने ए स्क्वायर इंटू ए करा, मल्टीप्लाई करा, ये आ गया ए क्यूब। ए स्क्वायर हमारे पास पहले से बना हुआ है, ए हमारे पास पहले से था, तो हमने केवल तीनों फिल कर दिए, वो आ गया नल मैट्रिक्स जो हमसे कहा गया था प्रूव करने को। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये भी राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम था। देखो हमने करा भी था लास्ट क्लास में ऐसे का क्वेश्चन। हमें क्लैरिटी है कि अगर कहा गया कि प्रूव करो कि ए इसका रूट है, मतलब इसमें ए डाले जाने पे आंसर 0, मतलब नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती, ए क्यूब -6a² + 7a + 2y। जिस अकेली बात का हमने ध्यान रखना था वो ये एक्सप्रेशन थी। अब इसके बाद काम क्या था, सिंपल, हमें ए गिवन था, पर अब की बार जो मैट्रिक्स था वो 3/3 था। तो पहले क्या करते, ए क्यूब बनाने के लिए पहले ए स्क्वायर बनाते। ए इंटू ए करा, हमने ए स्क्वायर बनाया, फिर ए स्क्वायर इंटू ए करा, तो वो आ गया ए क्यूब। अच्छा नोटिस करो, जो ए क्यूब है वो क्या है, ए इंटू ए। तो क्योंकि ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एसोसिएटिव होता है, इसलिए हमें समझ में आता है ए इंटू ए करके ये सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए करके कर दो, या ए इंटू ए स्क्वायर करके करो, एक ही बात है। ए बी इंटू सी करो या ए इंटू बी सी करो, एक ही बात है, क्योंकि क्लियर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस करा हुआ है कि एसोसिएटिव होता है। तो छोटा सा पॉइंट था, ए स्क्वायर इंटू ए करा, वो ये आ गया ए क्यूब। अब जैसे ही ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर पहले निकाला हुआ है, तो अब केवल हमने वैल्यूज फिल करनी थी। ए क्यूब माइनस जो भी टर्म ए स्क्वायर प्लस a7a + 2y, डायरेक्टली सॉल्व करा, टर्म्स कैंसिल होकर अपने आप ही नल मैट्रिक्स आ गया। तो फिर से इस क्वेश्चन में ट्रिक कोई नहीं थी, कहीं कोई गलती करी होगी तो उसको नोटिस करो कि कैलकुलेशंस में कोई ब्लंडर तो नहीं हुआ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में एक्चुअली यही काम है। स्कूल में भी बिल्कुल हमें डायरेक्टली मार्क्स मिलने हैं इस टॉपिक पे, बस हमें ये एग्जैक्टली ऐसे राइट समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी, ये अब पॉइंट पूरी तरह हमें नोन था। हमें पता था कि मैट्रिसेस के केस में a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab नहीं होता। बस उसी को हमने बोल के एक्सप्लेन कर देना था कि a + b का स्क्वायर एक्चुअली a + b × a + b होता है। जब मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाता है, a² + b² + ab + ba। तो जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन थी उसमें ab और ba सेम आते थे, तो इसलिए हम इसको 2ab लिख लेते थे। पर मैट्रिसेस के केस में क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमें समझ में आता है कि कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए AB का BA के बराबर होना नेसेसरी नहीं है। कभी हो भी सकता है, किसी रेयर केस में क्वेश्चंस के बीच में हो भी जाता है, पर इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। इसलिए अब की बार ये a² + b² + 2ab के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो कभी पॉसिबल होता है जब AB BA के बराबर हो। तो अब क्लियर, अब की बार यहाँ पे AB का BA के बराबर होना नेसेसरली ट्रू नहीं है, इसलिए ये जो है वो 2ab के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। बिल्कुल ऐसे याद रखना कि a + b × a - b, ये भी हमें समझ में आता है कि a² - b² ज़रूरी नहीं कि हो, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी -ab, एक आ जाएगी +ba, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपस में कैंसिल हो। और ये बात याद रखना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में ये बातें सब काम आने वाली हैं। अब एक बहुत बेसिक सी बात को समझते हैं। अब एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बस उसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स A है, बिल्कुल सिंपल सा थ्योरी का पॉइंट है, इसको नोटिस करो। मान लो एक मैट्रिक्स A है, मान लो सिंपली ऐसे 2/3 मैट्रिक्स है A, और एक मैट्रिक्स B है, B मैट्रिक्स है। अब ये सोचो कि अगर ये मैट्रिक्स A किसी मैट्रिक्स B से अगर मल्टीप्लाई करना चाहता है, अगर
जब हमने मैट्रिसेस का एडिशन करा तो हमने इतनी सी बात को समझा कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर हो वो एग्जैक्टली सेम हो। पर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, हमने उस पर अभी तक तो कोई बात करी ही नहीं। तो अब उस ज़रा से पॉइंट को बस ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक और मैट्रिक्स बी हो, तो अगर मैं चाहूँ कि ए इंटू बी पॉसिबल हो, तो क्या समझ में आता है कि ए इंटू बी तब पॉसिबल होगा कि जो ये ए की रो वाली टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई करें यहाँ की किन्हीं टर्म्स के साथ। तो क्या हमें दिखता है कि जितनी ए में, अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो जितनी ए में यहाँ टर्म्स हो उतने ही बी में यहाँ टर्म्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पहले वाले मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने दूसरे वाले मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर अ मैट्रिक्स ए बी टू बी पॉसिबल, कोई बोलता है ना कि ए बी इज पॉसिबल, तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली पॉसिबल हो सकने के लिए हमें साफ साफ दिखता है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे हैं उतने ही दूसरे वाले मैट्रिसेस में नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगी, ये इससे और ये इससे। अगर मान लो यहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा होती तो गड़बड़ हो जाती, अब ये किससे मल्टीप्लाई करती, कुछ था ही नहीं, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना होता। कब होगा पॉसिबल? जब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या बने, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या बने, इसके नंबर ऑफ रोज। तो ए बी कब पॉसिबल होता है? मान लो किसी ने बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है 4/3, बी कोई मैट्रिक्स है मान लो m/n। अब किसी ने बोला कि इफ ए बी इज पॉसिबल, हमसे पूछा कि इफ ए बी इज पॉसिबल देन m बता दो और n बता दो। तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि जो A जो मैट्रिक्स है वो 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जितने A में नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो कितने हैं 3, उतनी ही B में नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो वहाँ से M तो डिफाइन हो गया कि M को तो 3 होना चाहिए। देखो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था, इसको बना के देखना। हमें दिखेगा कि अगर ये 4/3 है तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये तो चलो 4 रोज हैं। इस मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल होने के लिए इतने ही एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए, मतलब B की नंबर ऑफ रोज तो 3 होनी चाहिए। और n क्या हो सकता है, आप क्लियर है, n में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें नोटिस करो, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, इसका आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये आंसर आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते उतने यहाँ पे आते रहते, कोई ट्रबल ही नहीं थी। तो इसलिए n क्या हो सकता था, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता था। अब इसी में सवाल वो ये भी पूछते हैं कि अगर A ये कोई मैट्रिक्स है, B ये कोई मैट्रिक्स है, तो जो AB मैट्रिक्स बनेगा उसका खुद का ऑर्डर क्या होगा। अब इस बात को भी नोटिस करो, जब हमने ये A और B को आपस में मल्टीप्लाई करा तो क्या हमें दिखता है कि अब जब ये चारों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के आंसर्स आ गए, फिर ये चारों अगले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के आंसर्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास कंबाइंड मैट्रिक्स AB बनेगा, आर वी एबल टू सी कि जो उसमें नंबर ऑफ रोज हैं वो 4 हो जाएंगी जितनी A में थी, और जो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हो जाएंगे जो कि B के थे, n। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 4/n। तो बस बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर हमें पूरी क्लैरिटी में इतनी सी बात समझ में भी आनी चाहिए। मतलब रेयर केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर ये बहुत बेकार वाले क्वेश्चंस हैं। पर वी कांट से कि आईआईटी में हमें किस बात पे ब्लॉक करने की कोशिश करें। तो इसलिए हमें बिल्कुल क्लैरिटी में बस ये समझ में आया होना चाहिए कि हमें इसको अगर पकड़ना पड़ता तो इस पॉइंट को हम नोटिस कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ना ये पॉइंट नोटिस करना, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बच्चे कई बार इनको सही नहीं यूज़ कर पाते। अब देखो, क्योंकि हमारे माइंड में इतने ज़बरदस्त तरीके से हम बचपन से बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास से हमें मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई, तो हमारे दिमाग में वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है कि हम कुछ और सोच नहीं पाते। तो अब पहली बहुत बड़ी बात जो फिट करना अपने माइंड में इस टॉपिक में, कि मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई लिंक नहीं है, जो हम इतने सालों से करके आए हुए हैं। तो अब ये डिफरेंट काम है। AB का स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली देखते टेम्प्ट होते बोलने को कि ये A² B² के बराबर होगा,
और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़े दिनों में, तो हमें रियलाइज़ होगा कि एक बच्चा एग्जैक्टली ये गलती करता है। हम ही अभी ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो ए बी का स्क्वायर है उसका मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी। और ए बी इंटू ए बी जब हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते थे तो जो ये बीच वाला बी ए होता था, नोटिस करो कि इसको हम ए बी लिख लेते थे, इस बीच वाले बी ए को। तो इसलिए तब ये सिंपली ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाता था, जो हमें आज तक आता था। अब नोटिस करो कि अब जो ये ए बी इंटू ए बी है मैट्रिसेस के केस में, इट विल रिमेन ए बी इंटू ए बी। ये क्या बन जाएगा, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी, बस इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एग्जैक्टली ये टर्म ए बी का स्क्वायर ये बन जाती, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर मैट्रिसेस के केस में नहीं होगी। ध्यान रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर हम लोग इस बात को ऐसे एज्यूम नहीं कर पाते कि ऐसी गड़बड़ भी हो सकती है। तो वो गड़बड़ कब नहीं होती, जब हम अपने मन से इस थॉट को हटा लेते हैं कि मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व कर दो। इस टॉपिक में एटलीस्ट अभी वाली क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये पूरी तरह फोकस्ड अपॉन बोर्ड एग्जामिनेशन है, पर जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इस टॉपिक में इंटरेस्टिंग बात यह है मैट्रिसेस में कि थ्योरी और कोई नहीं है, थ्योरी यही है, बस एक दो नाम चेंज करेंगे पर यही थ्योरी पे भी हमें वो ब्लॉक करेंगे। तो जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इस बात को नोटिस करेंगे, पर अभी ये राइट होना चाहिए था। हमें क्या बोला गया, पी एक्स इंटू पी वाई, तो पी वाई कैसे बनता है, एक्स की जगह वाई डाल दिया, पी वाई बन गया। तो पी एक्स इंटू पी वाई हमने सॉल्व करा, सिंपली कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, वो क्या बन गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ऐसे ही बाकी टर्म्स भी, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, एंड दैट इज व्हाट, पी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस हमने केवल टर्म्स राइट बनानी थी। हमें प्रूव करना था कि ए बी ए है, तो हमने मल्टीप्लाई करा, वो आ गया, देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 माइनस 5 2, ऐसे ही माइनस 2 माइनस 4 प्लस 5 विच इज़ माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, ऐसे ही अगले भी। तो जब ए बी सॉल्व करा तो वो ए ही आ गया, बी ए सॉल्व करा वो बी ही आ गया। तो अब देखो, जो हम लोगों ने आज तक मल्टीप्लिकेशन करी है उसमें कभी लिखा होता था कि ए बी ए है तो हम कंक्लूजन्स बनाने लगते थे। मैट्रिसेस के केस में इस सवाल को करने के दो पर्पस थे, एक तो कि चलो कि हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाए, साथ में याद रखना इस चैप्टर में बच्चे आपके स्कूल में पूरे स्कूल में बच्चे ये गलती करेंगे, हमें नहीं करनी। अगर ए बी ए हो तो हमने जो आज तक इतने सालों में काम करा है वैसे नहीं करना, अब ये ऐसे के स्टेप्स नहीं करने कि ए को काट दो या ए नल मैट्रिक्स है बी आई होगा। तो मैट्रिसेस के केस में अब वो सारे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन की अंडरस्टैंडिंग थी वो सारी फॉल्स तो नहीं एग्जैक्टली, पर वो डायरेक्टली कहीं से भी यूज़ नहीं होगी। तो अब नोटिस करो, ना ए कोई नल मैट्रिक्स है ना बी कोई आई है, तो इस तरह अगर हमें कभी डायरेक्टली ये दिया जाता कि ए बी ए है तो इस तरह के कंक्लूजन्स नहीं बनाने कि ए डायरेक्टली नल मैट्रिक्स होगा या बी आई होगा। तो इसको रिवर्स भी याद रखना, कभी अगर ए बी ए दिया हुआ है तो ठीक है, ए बी ए है, उसका क्या होगा हमें नहीं पता, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बताएगा, पर वहाँ से हमने ऐसे के स्टेप्स नहीं करने। तो इस सवाल का डुअल पर्पस था, एक तो चलो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो गई, दूसरी ये गलती समझ में आ गई। सोचो कि अगर हमें ये ना दिए होते और ये लाइन दी होती, और होगा ऐसा कि हमें दिया होगा कि ए बी ए है और कुछ आगे पूछा गया होगा, तो अब हमने ऐसे की गलतियाँ नहीं करनी कि डायरेक्टली ए और ए को कैंसिल कर दें। तो इसको भी ध्यान में रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, था तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस केवल कैलकुलेशन ही थी। हमें दिया गया कि प्रूव इफ एक्स आई प्लस वाई ए का स्क्वायर बराबर है ए के, तो एक्स और वाई निकाल दो। तो हमें ये करना पड़ा, एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू ए, हमने टर्म बनाई, उसको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा, का होल स्क्वायर। अब सिंपली उसको हम लोगों ने सिंपल मैट्रिक्स एक बनाया, वो क्या बच जाता, एक्स वाई और माइनस वाई और एक्स, उसका स्क्वायर करा, सिंपली इसका स्क्वायर करा, वो हमें गिवन था कि वापस ए ही है। तो हमने सिंपली इनको जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही बाकी टर्म्स, ये बराबर है ए के। अब हमारी इक्वेशंस बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया 0, 2xy कितना है 1, और सिंपली माइनस 2xy माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, मतलब दो इक्वेशंस आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर 0 है तो दो केसेस बने, या एक्स वाई के बराबर या एक्स माइनस वाई। तो अगर x मान लो कि y के बराबर होता तो 2x स्क्वायर कितना आ गया 1, वहाँ से x आ गया प्लस माइनस 1/√2। अगर x को मैं माइनस वाई डालता हूँ तो मुझे मिल जाता कि माइनस 2x स्क्वायर 1 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए सेकेंड केस यहाँ से रिजेक्ट हो गया, केवल एक ही केस बना कि x इज प्लस माइनस 1/√2 और वही y है। अगर x और y हमें रियल गिवन है
तब तो क्लियर है कि हम लोग इसके बाद वाले केस को डील ही ना करते। अगर नहीं गिवन तो फिर ये आयोटा वाली कहानी भी आ जाती। अगर यहाँ पे रियल नंबर नहीं गिवन एक्स और वाई तो एक्स स्क्वायर का -1/2 हो ना, तब ये आयोटा/√2 भी बन जाता। पर काम का पॉइंट क्या था कि केवल ये बेसिक सवालों की हमें पूरी तरह क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसको डील कैसे करते। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बिल्कुल सिंपल, पर अब उसको ब्रेक करना है यूजिंग इंडक्शन। तो कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, इंडक्शन हमारा करा हुआ काम होता है। बस उस 1-2 क्वेश्चंस को कई बार स्कूल के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। बोर्ड में एज सच डायरेक्टली इस पे सवाल वैसे नहीं आया, पिछले इतने सालों में तो नहीं आया। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस पे कोई डायरेक्टली इंडक्शन पे सवाल आने वाला है, क्योंकि इंडक्शन हमने +1 में करा था, वो डायरेक्टली +2 में यूज़ नहीं करवाते वैसे। पर चलो 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जस्ट कि स्कूल के एग्जाम में आ जाए तो हम ब्लॉक ना हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और अपने आप करो। अब कोई ट्रिक नहीं थी, रिकॉल करो बस कि इंडक्शन का रोल कैसे था। अच्छा, अब याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो हम ऐसे के सवाल बना के डाल देते हैं, तो उस समय हम वहाँ पे इंडक्शन थोड़ी लगाने लग जाएंगे, हम केवल पैटर्न पकड़ने की करेंगे। मान लो हमें कोई दे दे कि ए ये है और ऑप्शंस में होता कि देन ए की पावर n इज इक्वल टू, तो हम वहाँ पे इंडक्शन थोड़ी लगाते, हम केवल फॉर्मेट का पैटर्न जज करते और आंसर मार्क करते। देखते हैं कैसे वो भी, पर पहले अभी क्या करते। तो हमने बाय इंडक्शन में क्या करते थे, हमने n को 1 डाला, पहले n को 1 डाल के देखा कि अच्छा ये सेटिस्फाई कर रहा है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर क्या करते थे, याद करो कि n इज इक्वल टू m के लिए उस बात को सच मान लेते थे। हमने किसी n इज इक्वल टू m के लिए मान लिया कि वो ट्रू है, तो a की पावर m हमने एज्यूम कर लिया कि ये है। तो इंडक्शन का कोर प्रिंसिपल क्या था कि n इज इक्वल टू m के लिए सच मानने के बाद अकेला हमारा काम क्या है, हमें नंबर किस बात के मिलने हैं, उसी बात को n इज इक्वल टू m+1 के लिए प्रूव करने के लिए कि सिंपली अगर n अगर m+1 होगा तो ये बात सच है। m के लिए ये बात हमने सपोज करी और m+1 के लिए ये बात प्रूव करी, इसी बात के नंबर है, बस इसी स्टेप के नंबर है। तो m+1 के लिए का प्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि a की पावर m+1 को 3 की पावर m, सब में 3 की पावर m आना चाहिए a की पावर m+1 में। तो अब a की पावर m+1 क्या है, a की पावर m इंटू a। अब a की पावर m हमने बनाया हुआ है, उसको इंटू a करा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, तो वो अपने आप ही यही बन गया। वो क्या बन गया जो हमें प्रूव करके हमारा इस टर्म में बनना चाहिए था। तो हमें क्लियरली रियलाइज हुआ कि वी हैव प्रूव्ड दैट इफ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, देन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। if n is equal to m is true, then simply हमें समझ में आता है then Pm+1 is also true। उससे हुआ क्या, इससे क्या प्रूव हुआ कि अगर कभी भी किसी m के लिए ये बात अगर ट्रू है तो m+1 के लिए भी ट्रू है। अब देखो, हमने P1 को ट्रू प्रूव करा था तो ऑटोमेटिकली P2 प्रूव हो गया, P2 को प्रूव करा था मतलब P3 हो गया, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी n इज इक्वल टू m। तो इंडक्शन का बेसिक लॉजिक ही है। तो हमें एंड में इस बात को भी लिख के बताना चाहिए, अगर आ जाए इंडक्शन का। स्कूल के एग्जाम में ही आएगा, शायद बोर्ड में ना आए, पर अब बिल्कुल साथ में ये बात समझना कि अब ये तो हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव में आता तो क्या करते, कुछ नहीं, सिंपली हम लोगों ने पहले a की पावर 1 बनाया, वो तो कर ही रहा था होल्ड, a की पावर 2 बना के देख लेते कि पैटर्न क्या बन रहा है, वो 3 3 3 आता तो हमें समझ में आ जाता कि a की पावर m+1 में ये बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में उसको इंडक्शन से नहीं करते, डायरेक्टली हैंडल करते। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में जिस तरह के क्वेश्चंस फेस करोगे वो इस तरह की लैंग्वेज होगी। इन जनरल ऐसा नहीं कि वो हमें पूरे मैट्रिसेस नहीं दे सकते, वो भी आएंगे, पर इन जनरल इस तरह की लैंग्वेज। अब देखो, यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स नहीं गिवन, हमें क्या बोला गया कि कोई 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, n बाय n के मैट्रिसेस हैं। हमसे कहा गया कि प्रूव दैट a एंड b विल कम्यूट इफ एंड ओनली इफ, ये IFF क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ a माइनस लैम्डा आई और b माइनस लैम्डा आई कम्यूट करें। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सामने 2 सवाल आ गए, क्या कि अगर a माइनस लैम्डा आई, ये सोचो कि a डैश है और ये सोचो कि अगर b डैश है, या a1 b1 नाम रख लेते हैं। तो अगर a1 इंटू b1 बराबर है b1 इंटू a1 के, तो हमने प्रूव करना है कि ab ba के बराबर है। और बिल्कुल ऐसे हमने प्रूव करना है कि अगर ab ba के बराबर है तो a1 b1 बराबर होगा b1 a1 के। तो हमने प्रूव करना है कि अगर ये कम्यूट करेंगे तो ये भी कम्यूट करेंगे, और उल्टा भी प्रूव करना है, फिर ओनली इफ में दोनों प्रूव करने पड़ते हैं। और अगर ab बराबर है ba के तो a1 b1 a1 के बराबर होगा। तो बारी बारी करते हैं। अब अगर ये दोनों अगर कम्यूट करते हैं, इसका मतलब सिंपली a माइनस लैम्डा इंटू बी माइनस लैम्डा आई बराबर है b माइनस लैम्डा इंटू a माइनस लैम्डा आई के। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करी बारी बारी,
ये आ गया ए बी माइनस लैम्डा आई ए, आई इंटू ए क्या हो जाता ए, तो माइनस लैम्डा ए, माइनस ये क्या बन गया माइनस लैम्डा बी, और ये प्लस लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर। आई इंटू आई क्या होगा, फिर से आई, ए इंटू आई क्या था, ए इंटू आई कितना था, सिंपली ए, तो आई इंटू आई क्या होगा, सिंपली आई, तो आई स्क्वायर क्या था एक्चुअली, वापस आई। सिंपली हमने टर्म इधर भी एक्सपैंड करी, इधर भी एक्सपैंड करी, जो लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर था वो कैंसिल, माइनस लैम्डा बी आई माइनस लैम्डा आई आई, वो भी टर्म्स हो गई कैंसिल। अकेला हमें क्या मिला कि ए बी बराबर है बी ए के। तो अगर ए बी बराबर है बी ए के, तो हमें सिंपली दिखा कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस अगर कम्यूट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि a1 इंटू बी वन अगर b1 इंटू a1 के बराबर है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया कि तब ए बी बी ए के बराबर होगा, मतलब तब a और b भी आपस में कम्यूटेटिव होंगे। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में भी देखो कि अगर ये दोनों अगर कम्यूटेटिव हैं, अगर ए बी अगर मान लो बी ए के अगर बराबर है, तो तब भी हमें बिल्कुल साथ साथ समझ में आता है कि अब हम सेकंड केस मान लें कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस कि a माइनस लैम्डा आई इंटू बी माइनस लैम्डा आई ये बराबर होगा b माइनस लैम्डा आई इंटू ए माइनस लैम्डा आई। ये अब हमने प्रूव करना है, तो दोनों साइड्स को एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे तो हमें दिखेगा कि सारी यही टर्म्स तो बनने वाली हैं, बस एक तरफ ए बी आ जाएगा, एक तरफ बी ए आ जाएगा, और वो हमें पहले से पता है कि बराबर है, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती। तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी। पर ये लैंग्वेज को ध्यान में रखो, बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्लास में जहाँ से हमने काम शुरू करना है वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, और सारे बहुत काम के हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक वर्जन था, जहाँ पे बिल्कुल हमने नेग्लिजिबल दिमाग लगाया, वो हमने आज वाली क्लास तक करा डिस्कस। अब नेक्स्ट क्लास में इसी पे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे शुरू करेंगे, पर अभी बिल्कुल बेसिक काम हमने करा डिस्कस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, आज वाली क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करा था, उसी को आगे पुश करा। पर इस टॉपिक में एंड तक आते आते अब हमने इसमें देखना शुरू करा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल हो सकते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, इसमें बहुत कहानी और है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिलेबस इतना ही है, थ्योरी इतनी है, पर क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग काम है। जैसे देखो, जब नया सवाल करते हो ना, तो उससे भागने की नहीं करते, बात समझते हैं। और होता क्या है कि जब हम उसी थॉट को सेकंड बार सुनते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो बात है ही एक्चुअली बहुत सिंपल। पहली बार में हमारा दिमाग हमेशा नए थॉट को रिजेक्ट करेगा, तो उसको पकड़ना होता है कि भाई हमने नहीं छोड़ना पॉइंट, तो फिर हमारा दिमाग उसी पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ग्रेजुअली हमें दिखने लगेगा कि ये पूरे प्रोसेस में सारा काम एक्चुअली बहुत सिंपल है। 3 लेयर्स हैं, बोर्ड का एग्जाम, फिर मेंस, फिर एडवांस। तो पूरी तरह हमारा फोकस होना चाहिए एडवांस्ड पे। तो जो बीच वाली 2 लेयर्स हैं वो ईजिली क्रॉस होती हैं अगर हमारा फोकस ऐसे का होता है। तो चलो, जो आज वाली क्लास में पॉइंट्स भी करे, बस इनको रिकॉल करो, नेक्स्ट क्लास में यहीं से काम कंटिन्यू करेंगे।